हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विनीता चौहान ऑनलाइन क्लासेस। विनीता चौहान ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट में हम जो वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, जो लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन हैं, उनको वन बाई वन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं आपके लिए इस लॉकडाउन में, ओके, जिससे कि आप ऑनलाइन घर बैठे आप लाइब्रेरी साइंस में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर पाए और इसको कंटिन्यू रख पाएँ। तो इसी की कंटिन्यूशन में आज मैं लेके आया हूँ आपको पेपर 4, ओके। इस टेस्ट सीरीज़ का पेपर 4 लेके आया हूँ जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज, ओके। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका 65, ये आपका कंप्यूटर साइंस से है। कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइब्रेरी विदाउट वॉल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ओके। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमेशा की तरह आपके। पहला जो ऑप्शन है आपका डिजिटल लाइब्रेरी है, दूसरा ऑप्शन वर्चुअल लाइब्रेरी, तीसरा है आपका हाइब्रिड लाइब्रेरी और चौथा जो ऑप्शन है आपका है वो है ई लाइब्रेरी, ओके। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको जो करेक्ट आंसर है वो देना है। तो इसमें से चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो बी ऑप्शन है आपका बी वर्चुअल लाइब्रेरी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है वर्चुअल लाइब्रेरी। तो वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होता है, मीन्स एक ऐसी लाइब्रेरी जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ओके, जो रियल में नहीं है, ओके, उसको क्या बोला गया, वर्चुअल लाइब्रेरी बोला गया। अब वर्चुअल लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे आप इमेजिन कीजिए कि जिस एरिया में लाइब्रेरीज होती हैं तो वहाँ के जो रीडर हैं, जो पाठक हैं, वो वहाँ जा सकते हैं और जो बुक्स हैं, जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है, वो रीड कर सकते हैं, ओके। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि ऐसी जगह जहाँ पर जो लोग हैं जिनके आसपास लाइब्रेरी नहीं है, ओके, या फिर जो डिस्टेंस है, काफ़ी दूर लाइब्रेरी है, तो ऐसे लोगों तक लाइब्रेरी पहुँचाना, ऐसे लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना, तो इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। जो लाइब्रेरी है उसको ऑनलाइन किया गया, उसको वर्चुअल फॉर्म में लॉन्च किया गया, ओके। और ये क्या है कि स्पीडी मेथड है, मीन्स आप इसको कम टाइम में भी आप ऑनलाइन इसको एक्सेस कर सकते हैं, 24/7 आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह की सर्विस है आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी। और इसमें अगर बात करें तो ये क्या है, एक ग्लोबल लेवल पे है, मीन्स आप कहीं भी, आप इंडिया या इंडिया से बाहर भी कहीं अगर अदर कंट्री में है तो वहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर बात करें कि जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था, जो आपकी पारंपरिक लाइब्रेरी थी, तो उसमें क्या है कि आप सिर्फ जो बुक्स हैं, जो आपका रीडिंग मटेरियल है आपका जो, तो उसमें क्या है आप ओनली बुक्स का ही आप कैटलॉगिंग कर पा रहे थे, ओके। बट आपकी अगर वर्चुअल लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पर आपको एनबीटी नॉन बुक जो मटेरियल है, एनबीएम जो नॉन बुक मटेरियल है, आप उनका भी यहाँ पर कैटलॉगिंग कर सकते हैं, ओके। इसके साथ साथ आप जो डेटाबेस है उसको भी आप कैटलॉग कर सकते हैं, कि उसकी कैटलॉगिंग कर सकते हैं। ये पॉसिबल है सिर्फ वर्चुअल लाइब्रेरी में, ओके। तो इसमें क्या है, आपकी जो टाइम सेविंग है वो ज़्यादा है, मीन्स आपका टाइम सेव होता है कि आप लाइब्रेरी जाओगे, वहाँ पर फिर आना है, फिर जाना है, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, ओके। लेकिन आप ऑनलाइन में क्या है कि आप जब भी आप फ्री होते हैं तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में, मैंने आपको बताई। तो इसी तरह से इसके कंटिन्यूशन में अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 70 है वो आपका कंप्यूटर साइंस से है। 70 जो आपका क्वेश्चन है वो है ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया, ओके। तो इसमें 4 जो ऑप्शन है वो है आपका इन्फ्लिनेट है, RRLF है, इंस्टॉक है और आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, ओके। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ओके। NIC के द्वारा ई ग्रंथालय को बनाया गया, मीन्स ई ग्रंथालय जो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट है वो NIC का है, ओके, जिसका हेड ऑफिस आपका दिल्ली में है। और NIC के बारे में अलग सेपरेट वीडियो है, साइट पे है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर, अगर आपने कोर्स को परचेज किया है। तो जो NIC है ई ग्रंथालय है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो नोट्स मैंने रेडी किए हैं। तो ये क्या है, एक टाइप का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओके। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मीन्स जैसा कि अभी मैंने वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में आपको डिस्कस किया, कुछ कुछ तरह से इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड कराता है डिजिटली। और बात करें कि इसको किसने डेवलप किया है, तो इसको डेवलप किया है NIC के द्वारा। और जो मिनिस्ट्री है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। इसको इन शॉर्ट मीटी भी बोलते हैं, ओके, MEIT, मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और बात करते हैं कि इसको कब लॉन्च, मतलब क्यों लॉन्च किया गया, ओके। इसको लॉन्च करने की क्या रीज़न था। तो इसको लॉन्च किया गया कि ऑटोमेट करने के लिए, जो हाउस कीपिंग जो ऑपरेशंस है उनको ऑटोमेट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अब माइंड में आता है कि जो हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो हाउस कीपिंग ऑपरेशंस है वो कौन कौन से होते हैं। तो लाइक आपका एक्विजिशन हो गया, आपका कैटलॉगिंग हो गया और आपका सर्कुलेशन है, मेंटेनेंस है।
तो जितने भी लाइब्रेरी के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं, ओके, तो इनको बोला गया हाउस कीपिंग ऑपरेशंस, हाउस कीपिंग एक्टिविटीज, ओके। तो इनको ऑटोमेट किया गया किसके द्वारा? ई ग्रंथालय के द्वारा, ओके। तो बात करते हैं लेटेस्ट वर्जन की। तो ई ग्रंथालय का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 4.0 है, ओके। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा डेटाबेस को यूज़ किया गया, ओके, किस तरह का डेटाबेस, उसका नाम क्या है, कौन सा डेटाबेस यूज़ किया गया। तो जो डेटाबेस है वो है आपका पोस्ट ग्री एसक्यूएल डेटाबेस है। ये एक तरह का ओपन सोर्स डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब बात करते हैं कि इसको कहाँ पर रखा गया है, ओके, कहाँ स्टोर करके रखा गया है। तो एनआईसी के द्वारा बनाए गए एक नेशनल लेवल पे क्लाउड है, ओके। उस क्लाउड पे इस डेटाबेस को रखा गया है, मीन्स एक सॉफ्टवेयर का जो बैकएंड है वो इस क्लाउड पे रखा गया है। इस क्लाउड का नाम है मेघराज, ओके। तो आपको ये भी याद रखना है कि एनआईसी के द्वारा बनाया गया जो क्लाउड है वो उसका नाम क्या है, वो नाम है आपका मेघराज, ठीक है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका विट का पूरा नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विट का पूरा नाम क्या है। तो विट जो है आपकी वो है बाइनरी डिजिट, ओके। वाई मतलब होता है दो, ओके। जिस तरह से मोनो का मतलब होता है वन, तो इसी तरह से वाई का मतलब होता है दो। तो दो मतलब दो, इसमें क्या है, दो डिजिट होती हैं, ओके। बाइनरी डिजिट का मतलब होता है कि 0 और 1। कंप्यूटर टर्म में हम कभी भी बात करेंगे तो बाइनरी डिजिट मतलब 1 और 0, ठीक है। तो जीरो जहाँ पर जो होता है वो एक तरह के जीरो जो 1 है वो एक लॉजिकल स्टेज है, ओके। कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल स्टेज है, मीन्स लाइक आपका कोई सर्किट अगर ट्रू है या फॉल्स है, ओके, कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स है। फॉल्स मतलब 0 हो गया और ट्रू मतलब 1 हो गया। इस तरह से अगर कोई सर्किट ऑन है या ऑफ है, मीन्स ऑन मतलब 1 हो गया, ऑफ मतलब 0 हो गया, ओके। तो ये जो सिचुएशन है दो, ओके, ये कंप्यूटर में आती है। तो ये जो क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया था कि बाइनरी का पूरा नाम है, तो बाइनरी डिजिट है। बाइनरी मतलब दो चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, 0 1। और इसमें और भी जो चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपकी जो विट है वो आपकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इन्फॉर्मेशन की, मीन्स जो सबसे छोटी जो इकाई है आपकी सूचना की वो आपकी विट है, ओके। और विट को कभी कभी शैनन भी बोलते हैं, जैसे इनका जो नाम था शैनन, ई क्लाउडी शैनन, आपने नाम सुना होगा। इन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए मैथमेटिकल मॉडल को डिज़ाइन किया था, तो इन्फॉर्मेशन में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया, तो इस वजह से कभी कभी विट को हम शैनन भी बोलते हैं, क्लियर है। अब वो जो बाइनरी डिजिट है वो मैंने आपको बता दी कि रिप्रेजेंट करती है आपकी जो लॉजिकल स्टेज है उनको रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं कि जो 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन है, अगर 8 बिट को मिला दिया जाए तो क्या बनता है। तो 8 बिट को मिला के आपका 1 बाइट बनता है। अगर आप रिवर्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 बाइट में आपके कितने बिट होते हैं, तो आपके 8 बिट होते हैं, 8 बिट मिलके आपकी 1 बाइट बनती है, ओके। बात करते हैं कि आपकी एक निबल में कितने बिट होते हैं, ओके। तो आपकी एक निबल में आपके 4 बिट होते हैं, क्लियर है। एक निबल में आपके 4 बिट होते हैं। तो ये जो डिटेल थी मैंने आपको विट के बारे में बताई। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका 109, ओके। 109 पे जो आपका क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कंप्यूटर के बारे में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 109 109। इसमें पूछा गया है कि ट्रंकेशन शब्द जो है संबंधित है, ओके। तो देखिए ट्रंकेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, जो वीडियो आपका 3rd है, ओके, पेपर नंबर 3rd है, उसमें कंप्यूटर के एक्सप्लेनेशन में, कंप्यूटर वाला जो वीडियो 3rd है उसमें मैंने ट्रंकेशन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये सर्च टेक्निक होती है, इसमें जैसे ऑप्शन दे ही रखा है, इंडेक्सिंग है, क्लासिफिकेशन है, सर्च टेक्निक है, कैटलॉगिंग है, ओके। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, आपका सर्च टेक्निक, ओके। तो ट्रंकेशन एक टाइप की सर्च टेक्निक है, और किस तरह से काम करती है, तो किस तरह से काम करती है, क्या है ये सर्च टेक्निक, तो ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है, तो मैं इसमें अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो आप लास्ट वीडियो नंबर 3rd आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपका 110 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन दिया है कि आपका नेशनल पीरियड आर्ट सर्च सर्विस फैसिलिटी, NPASF इन शॉर्ट बोला जाता है इसको, किसके द्वारा स्थापित किया गया, ओके। इन्होंने पूछा है कि नेशनल पीरियड आर्ट सर्च सर्विस फैसिलिटी किसके द्वारा स्थापित किया गया है। आपके पास में 4 ऑप्शन है, इफ्ला है, निस्केयर है, इंस्टॉक है और यूनेस्को है। तो आप में से आप में आपको इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका निस्केयर, ओके। जो आपका बी ऑप्शन है वो निस्केयर आपका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं जो NPASF है, नेशनल पीरियड आर्ट सर्च सर्विस फैसिलिटी, ये क्यों
इसको डिज़ाइन किया गया, क्यों बनाया गया। तो बात करते हैं कि वो लोग जो आइडिएटर है, मीन्स जिनके माइंड में कोई विचार आया, कोई आइडिया आया, या फिर कोई रिसर्चर है या फिर कोई साइंटिस्ट है, ओके, तो वो कुछ कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर का फील्ड का यूज़ करके लाइब्रेरी साइंस की फील्ड को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो उनको अगर कोई आइडिया या फिर वो किसी किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, तो उसके लिए जो निस्केयर है उसने एक अलग प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया जिसको बोला गया NPASF, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन जो देती है, जो भी आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, साइंटिफिक जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपको कौन प्रोवाइड करा रहा है, आपका निस्केयर प्रोवाइड करा रहा है NPASF के थ्रू, ओके। बात करते हैं कि कौन कौन सी जो सर्विस हैं वो NPASF देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो मेन जो सर्विस है, देखिए पहली जो सर्विस है वो आपकी है प्रियर आर्ट सर्च, ओके, पूर्व कला खोज, इस टाइप की जो सर्विस है वो आपका ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। दूसरा जो सर्विस है दूसरी, अब वो है पेटेंट ड्राफ्टिंग, मीन्स पेटेंट का जो प्रारूप है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तीसरी जो चीज़ है वो है आपकी पेटेंट इन्फॉर्मेशन सर्विस, पेटेंट सूचना सेवा, ये तरह की जो सर्विस है आपकी इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की जो सर्विसेज है वो निस्केयर आपको प्रोवाइड करा रहा है, किसके रूप में, NPASF के रूप में प्रोवाइड करा रहा है, ओके। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका 119 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्यूटर साइंस से है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है वेब 3.0 तकनीक से तात्पर्य है, मीन्स जो वेब 3.0 है, पहली बात तो ये समझिए है क्या, ओके। तो जैसे कि वेब 3.0 लिखा हुआ है तो आपके माइंड में आइडिया आना चाहिए कि वेब 1.0 भी कुछ होगा या फिर वेब 2.0 भी कुछ रहा होगा, उसके बाद लाया गया वेब 3.0, ओके। और ये वेब 3.0 2.0 आपने काफ़ी लाइब्रेरी साइंस के अंदर सुना होगा, ओके, कंप्यूटर के फील्ड में। तो ये आपको एक बार के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पुट अप हो सकता है कि वेब 3.0 क्या है, ओके, या फिर वेब 3.0 को क्यों लॉन्च किया गया और वेब 2.0 में क्या जो ड्रॉबैक थे, क्या कमियां थी जिसकी वजह से आपको 3.0 लाना पड़ा, या फिर 1.0 को क्यों छोड़ दिया गया, उसके बाद में 2.0 को लॉन्च क्यों किया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन है, तो हम एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले अगर बेसिक में बताऊं तो ये जो वेब 1.0 है, 2.0 और 3.0 है, ये क्या है, एक इंटरनेट की एक मीन्स एक वर्जन है इंटरनेट का, ओके। मीन्स एक इंटरनेट की स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं इंटरनेट की, ओके। तो सबसे पहले जो स्टेज मानी जाती है वो है आपकी वेब 1.0, ओके। अब वेब 1.0 में क्या था कि ये एक सबसे पहली स्टेज मानी जाती है इंटरनेट की। अब इसमें क्या था, जो वेबसाइट्स थी, जो डेटा था वो एक स्टैटिक था, मीन्स स्थिर था, ओके। मतलब जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली, अगर आपने उसमें जो भी डेटा है आपने उसको बस ओनली रीड ही कर पाना है, ओके। आप उसमें कोई, जैसे आपने कोई डेटा पढ़ा, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई डाउट है, कुछ पूछना है, ओके, या फिर मुझे लग रहा है जो वेबसाइट पे जो डेटा है वो कुछ इनएप्रोप्रिएट है, गलत है, तो मैं कुछ इस पे क्वेरी करूं, तो वो आप नहीं कर सकते, ओके। मींस एक वन वे कम्युनिकेशन था, ओके। यूजर का वेबसाइट के थ्रू कोई इंटरेक्शन नहीं था, मींस इंटरेक्शन की जो कैपेबिलिटी थी वो नहीं थी, ओके। आप उन वेबसाइट पर इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, क्लियर है, समझ में आई आपको जिस चीज। मीन्स ये क्या है, एक टाइप की रीड फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, बस ओनली रीड, ओके। तो जैसे आप, मैंने बताया आपको फर्स्ट स्टेज जो थी वो थी आपकी वेब 1.0। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया स्टैटिक वेबसाइट्स आपको यहाँ आपको मिलती थी। तीसरी चीज मैं आपको कहूँ कि एक सिंपली वेब, मीन्स जो स्टैटिक है वो एक सिंपली वेब था, ठीक है। और जो चौथी चीज है वो आपकी रीड ओनली वेब भी बोला जाता है इसको। रीड ओनली वेब मीन्स आप सिर्फ वहां पर रीड कर सकते थे, ओके। आपको कोई राइट करने का कोई अथॉरिटी नहीं थी आपको, ओके, परमिशन नहीं थी। तीसरी जो लास्ट में जो चीज़ है आपके पास भी, वो है आपकी वेबसाइट हैड नो इंटरेक्शन कैपेबिलिटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया। मींस वेबसाइट के अंदर कोई भी इंटरेक्शन कैपेबिलिटीज नहीं थी, मींस वहां पर यूजर किसी भी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्लियर है। तो ये जो चीज़ थी वो वेब 1.0 में थी, समझ में आया। तो मूव करते हैं 2.0 में, क्योंकि इसके अंदर जो कमियां थी वो वेब 2.0 में दूर की जाएंगी। तो वेब 2.0 जो था 2.0, वो इसके अंदर क्या लाया गया, एक इंटरेक्शन कैपेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया, ओके। इंटरेक्शन कैपेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया मीन्स जो यूजर है वो वेबसाइट में इंटरेक्ट कर सकते हैं, मीन्स जो यहाँ पर कम्युनिकेशन है वो आपका टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। मीन्स अगर कोई वेबसाइट पर डेटा है तो यूजर उसको रीड भी कर सकता है, और अगर उसको लगता है कि मुझे कुछ अपना रिएक्शन देना है तो वो रिएक्ट भी कर सकता है, ओके।
तो इसका जैसे जो बात करूँ मैं, तो इसको रीड राइट वेब भी बोलते हैं। रीड राइट वेब मीन्स आप रीड भी कर सकते हो और वहाँ पर आप राइट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जो सोशल मीडिया साइट्स है आपके, लाइक फेसबुक है, आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके, और मीन्स जो आपके और दूसरे जो फ्रेंड सर्किल हैं, जो यूज़र हैं, तो वो वहाँ पर जाकर रिएक्ट कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन बना, वो टू वे कम्युनिकेशन बना, मीन्स एक यूज़र का इंटरेक्शन होने लगा। ओके, तो ये सब पॉसिबल हुआ वेब 2.0 में। लाइक आपका वीडियो स्ट्रीमिंग है, आपका यूट्यूब है, यूट्यूब भी आपका एग्जांपल है वेब 2.0 का। ओके, जहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो देखने के साथ साथ आप इसमें वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये वेब 2.0 में पॉसिबल हुआ। ओके, अब आप जरूर फील करते हो कि अब 3.0 को लाने की कहाँ जरूरत थी। ओके, सब कुछ तो आपका वेब 2.0 में हो रहा है, लेकिन अब 3.0 को थोड़ा सा और एडवांस कर दिया गया। ओके, अब जो 3.0 है उसको एडवांस करना क्या किया उसमें, इन्होंने क्या किया कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड कर दिया, जो आपकी मशीन लर्निंग है उसको ऐड कर दिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आपने कभी गूगल मैप को यूज़ किया है, तो गूगल मैप पे अभी कभी आप एटीएम सर्च करते हैं या फिर कोई हॉस्पिटल है या कोई मेडिकल कोई भी क्लिनिक सर्च करते हैं, तो आपके जो आसपास के जो क्लिनिक है, जो भी एटीएम्स है, वो आपको सर्च करके रिजल्ट में देता है। ओके, अगर आप किसी पर्टिकुलर एक एटीएम पे क्लिक करते हैं, तो वो आपके अलग अलग 2 या 3 रास्ते आपको बताता है कि आप इन रास्तों से जा सकते हैं, जिसमें से सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपका ये है। ओके, तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, वो कैसे दे पा रहा है, क्योंकि वो आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। क्लियर है? और जैसे लोकेशन को ट्रैक कर रहा है और वो आपको इतना एकदम ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर है? एकदम अच्छे से सॉल्यूशन दे पा रहा है, तो वो वेब 3.0 में ही पॉसिबल था। ठीक है, दूसरे अगर एग्जांपल की बात करूँ मैं वेब 3.0 की, सपोज आपने कभी गूगल पे सर्च किया, लाइक आपको अमेजोन सर्च किया। ओके, तो अमेजोन आपका एक जंगल भी है। ओके, और अमेजोन आपकी एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है। अब गूगल ये कंफ्यूज होगा कि आपको क्या देना है, आपको कौन सा रिजल्ट शो करना है सबसे टॉप पे। ठीक है, तो अब वो गूगल जो है वो एक यूजर को एनालाइज करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं कि इस यूजर ने पहले कभी अमेजोन कुछ सर्च किया है या नहीं किया। अगर वो देखेगा कि आपकी जो सर्च हिस्ट्री है, उसको चेक करेगा कि आपने कभी गूगल पे अमेजोन को सर्च किया है और आप वेबसाइट पे गए हैं, तो वो सबसे पहले आपके जो रिजल्ट में वेबसाइट को ही लेके आएगा। ओके, वो अमेजोन के जंगल के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन एक वो इंसान, एक वो बंदा जो अमेजोन जंगल के बारे में सर्च करता है, ओके, तो वो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करेगा और उसके उससे रिलेटेड डिटेल्स को ही एक रिजल्ट शो करेगा। मीन्स क्या हुआ कि वेब 3.0 में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एकदम अप्रोप्रिएट रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, मीन्स जो यूजर है उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ओके, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? मीन्स वेब 3.0 में जो यूज हुआ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स आपको मशीन लर्निंग का यूज हुआ है, और इसको सिमेंटिक वेब भी बोलते हैं। सिमेंटिक वेब का मतलब होता है कि मीनिंगफुल रिजल्ट। ओके, तो ये चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। क्लियर है? वैश्विक फाइल का संयोजन तथा एकत्रीकरण। ओके, जो आपका बी ऑप्शन वो करेक्ट है। अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। ओके, 1-1 जो हमारा 9 क्वेश्चन था उसको हमने कंप्लीट किया। अब 121 में जो क्वेश्चन है आपका 1-1, ये आपका लाइब्रेरी साइंस का क्वेश्चन है, फिर भी और थोड़ा सा कंप्यूटर मिक्स है इसमें, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आरडीए है, इन्होंने पूछा है कि रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस आरडीए कितने सेक्शन में, कितने भागों में विभक्त है, डिवाइडेड है। तो आपके 4 ऑप्शन है, 9, 11, 10, 13। ओके, तो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका जो सी ऑप्शन है आपका 10, तो जो आपका आरडीए है वो 10 सेक्शन में डिवाइडेड है। ओके, उसके बाद में फर्दर मैं आपको बताता हूँ, जो आरडीए है वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद में ये 10 जो पार्ट्स है वो 37 चैप्टर्स में, 37 चैप्टर्स में मीन्स 37 अध्याय में डिवाइड किया गया है। और इसके साथ ही साथ इसमें 13 जो है वो परिशिष्ट हैं, 13 अपेंडिसिस हैं, 13 जो है परिशिष्ट हैं। और इसके साथ में इसमें एक ग्लॉसरी है और एक इंडेक्स को इंक्लूड किया गया है। ओके, तो ये जो डिटेल थी मैंने आपको बताई। बात करें कि इसको कब डेवलप किया गया, आरडीओ को कब डेवलप किया गया, तो इसको जून 2010 में डेवलप किया गया। किस नाम से इसको लॉन्च किया गया, तो इसको आरडीए टूल किट के नाम से लॉन्च किया गया। ओके, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया था आपका एएलए, सीएलए और सीलिप तीनों ने कोलैबोरेट होकर इसको लॉन्च किया है। एएलए मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है आपका, सीलिप कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और सीएलए कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और प्लस सीलिप, इन तीनों ने मिलकर क्या है इसको लॉन्च किया है। क्लियर है?
तो अब बात करते हैं कि आरडीए है क्या, मीन्स रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस जो है वो है क्या। तो ये जो चीज़ है आरडीए, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है, मीन्स जो बिब्लियोग्राफिक डेटा है उसको किस तरह से मैनेज करना है, ओके, उसको किस तरह से अरेंज करना है, इसके बारे में एक स्टैंडर्ड बनाया गया, ओके। और इस स्टैंडर्ड को बोला गया आरडीए। तो आरडीए जो चीज़ है वो एक स्टैंडर्ड का नाम है, आपको याद रखना है, ओके। तो जो बिब्लियोग्राफिक डेटा है उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसको कैसे क्रिएट करना है, तो उसको स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है, ओके। इसमें स्टैंडर्ड फिक्स है, कुछ रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम उस डेटा को मैनेज करते हैं, ओके। बात करते हैं कि आरडीए ने किस किस चीज़ को रिप्लेस किया, ओके। तो आरडीए ने आपका AACR2 को रिप्लेस किया, उसके बाद में आरडीए लाया गया, क्लियर है। तो ये सारी जो बातें थी मैंने आपको बताई आरडीए के बारे में, और बाकी विनीता मैम ने भी डिस्कस किया होगा आरडीए के बारे में। और जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे तो वो आपको क्लियर होते रहेंगे, क्लियर है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका 122, ये भी आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया है कि आपका जो स्विचिंग टू प्रीवियस विंडो फ्रॉम करंट विंडो कैन बी डन बाय शॉर्टकट कीज विच आर, ओके। इन्होंने पूछा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर करंट विंडो पे है, अगर आप प्रीवियस विंडो पे जाना चाहते हैं तो आपको विंडो के अंदर कौन सा शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा, ओके। तो इसमें जो आपका आंसर जो है वो आपको फर्स्ट ए आंसर करेक्ट है आपका, ओके। अल्ट शिफ्ट टैब आपको यूज करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट कीज हैं, ये फिक्स रहते हैं, इसमें मैं क्या समझाऊं, आप जाके सर्च कर सकते हैं। और भी बहुत बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती है विंडोज में जिनके बारे में आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो इसमें यही आंसर है। मींस अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो लाइक आपके जैसे आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, क्लियर है। गूगल क्रोम में आपने बहुत सारे टैब्स को यूज कर रखा है और आप जाना चाहते हैं जस्ट पहले वाले टैब पे, ओके। तो आप इसका यूज कर सकते हैं शॉर्टकट की का, अल्ट शिफ्ट टैब का यूज करेंगे तो आप प्रीवियस विंडो पे पहुंच जाएंगे, ओके। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 123 आपका जो क्वेश्चन है 123 पूछा गया है, इसमें इंफॉर्मेशन साइंस जो शब्द है किस वर्ष प्रकाश में आया। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका 1959 1959 में इसको लाया गया था, इस टर्म को यूज़ किया गया था। और इसमें बस यही है, बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए इंफॉर्मेशन साइंस में। बाकी अगर इंफॉर्मेशन साइंस की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जिसको क्या यूज़ है लाइब्रेरी साइंस के अंदर। और इंफॉर्मेशन साइंस मीन्स जैसे कि साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, ओके। लाइक आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT फील्ड जो होता है, ओके। तो इस तरह से अलग वीडियो बन सकता है इस पर, बाकी अभी मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 124 124। तो इसमें पूछा गया है आपका कि इंफॉर्मेशन सर्विस परिवर्तित स्वरूप है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका विनीता मैम ने भी डिस्कस किया है आपका लास्ट वीडियो में, और अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कंप्यूटर में। इंफॉर्मेशन सर्विस परिवर्तित स्वरूप है। तो आपकी जो चार ऑप्शन है, बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंस सर्विस है, ट्रांसलेशन सर्विस है, और आपका डॉक्यूमेंटेशन है, ओके। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर है वो आपका रेफरेंस सर्विस है। इस रेफरेंस सर्विस को ही क्या बोला गया, इंफॉर्मेशन सर्विस, ओके। पहले क्या इंफॉर्मेशन रेफरेंस सर्विस बोला जाता था, मेन जो लाइब्रेरी के अंदर जो रेफरेंस लाइब्रेरियन होते थे वो यूजर के लिए एक रेफरेंस देते थे, क्लियर है। मीन्स रेफरेंस देते थे कि कौन सी बुक्स में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन किस बुक्स में मिलेगी, ओके। तो ये जो चीज़ है आपको कहाँ से मिलती है, आपको रेफरेंस सर्विस से मिलती है। और इसको बाद में परिवर्तित नाम जो नाम चेंज करके क्या रखा गया, आपका इंफॉर्मेशन सर्विस रखा गया। बाकी अगर आपको जानना है इसके बारे में और, तो विनीता मैम ने इसको डिस्कस किया है अपनी लास्ट वाली वीडियो में, थर्ड वीडियो में। आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्लियर है। मूव करते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 137 137 क्वेश्चन। मैं जो है आपको वही क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपके कंप्यूटर ओरिएंटेड है, क्लियर, ओके। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका 137, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ओके। और इसमें आपके चार जो ऑप्शन है वो है आपके सोल, ग्रीन स्टोन, ई ग्रंथालय और आपका कोहा, ओके। ये चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, इसमें से आपको जो करेक्ट आंसर है वो चूज करना है। देखिए पहले सोल जो दे रखा है वो आपका इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इन्फ्लीमेट के द्वारा बनाया गया है। तीसरा सी की अगर बात करें तो वो ई ग्रंथालय, ये भी आपका ILMS की कैटेगरी में आता है। कोहा भी आपका सेम ILMS की कैटेगरी में आता है। एक ऑप्शन बचता है आपका बी, ग्रीन स्टोन। ये क्या है, एक ILMS की कैटेगरी में नहीं आता, ये क्या है आपका डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ओके। तो ग्रीन स्टोन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको प्रोड्यूस किसने किया, इसको किसने बनाया। तो न्यूजीलैंड में एक डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट चल रहा था,
यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटू। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटू में एक प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया, डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया। कहाँ डिज़ाइन किया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटू। ओके, और बात करते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूशन से इसको डिज़ाइन किया गया, तो यूनेस्को ने ह्यूमन इंफॉर्मेशन एनजीओ के साथ में मिलकर इसको डिज़ाइन किया है। क्लियर है? बात करते हैं इसके लाइसेंस की, तो GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस पे ये वर्क करता है और ये एक मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर है, मीन्स अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कंट्रीज़ के लिए प्रोवाइड कराया गया है। ओके, बात करते हैं इसकी वर्जन की, तो जो आपके वर्जन है ग्रीन स्टोन 2। ओके, ये 2.86 नाम से लॉन्च किया गया था। इसी तरह से जो आपका लेटेस्ट आपका करंट वर्जन है ग्रीन स्टोन 3.08 के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ बातें थी आपकी ग्रीन स्टोन के बारे में, जो कि आपका डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपको। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका है क्वेश्चन नंबर 140। इन्फिनिट का कार्यक्रम नहीं है। ओके, इसमें पूछा गया कि ऐसे कौन सा प्रोग्राम है जो इन्फिनिट नहीं कराता। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है यूजीसी इन्फिनिट। अगर आप इन्फिनिट की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। पहला ऑप्शन यूजीसी इन्फिनिट, ये है आपका। ईशो सिंधु ये भी है, एनलिस्ट ये भी है। बसता है एक ऑप्शन लास्ट में डी, ये है सेरा कंसोर्टियम। ये इसका ऑप्शन नहीं है, यही इसका प्रोग्राम भी नहीं है इन्फिनिट का। तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट है। सेरा कंसोर्टियम जो है आपका, वो है आपका कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर। ओके, एक कंसोर्टियम है ई रिसोर्सेज का, किससे रिलेटेड? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ओके, मीन्स जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपके जर्नल्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, उनको प्रोवाइड कराना। ओके, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 2007 में। और इसका जो जो फैसिलिटी है वो 24/7 फैसिलिटी है, मीन्स ऑनलाइन है। आप कभी भी इसको सर्विसेज को ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। और बाकी इसमें यही है। बाकी इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका 141 141, और जो कि आपका क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। MS विंडो का जो नवीनतम जो लेटेस्ट आपका वर्जन है वो कौन सा है? आपका विंडोज़ 10, विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 7, विंडोज़ XP। ओके, तो आपको पता लग रहा होगा जो ए ऑप्शन है आपका विंडोज़ 10, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का। और जो विंडोज़ जो है वो किसका प्रोडक्शन है? तो वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है। अगर पूछे कि किसने डेवलप किया तो सेम आंसर आपका माइक्रोसॉफ्ट है। और विंडोज़ 10 को जो रिलीज़ किया गया है वो कब रिलीज़ किया गया है? तो आपका जुलाई 29 2015 में इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर है? बात करते हैं किसका सक्सेसर है, मीन्स किसके बाद में इसको लॉन्च किया गया। तो विंडोज़ 8.1 जो 2013 में आया था उसके बाद में इसको लाया गया। ओके, उस वर्जन को अपग्रेडेड, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हैं इसको 8.1 का। क्लियर है? बात करते हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जब डिज़ाइन किया गया तो किस लैंग्वेज में इसकी प्रोग्रामिंग की गई। तो इसके अंदर 3 लैंग्वेज आती हैं आपकी C है, C++ है और आपकी C# है। इन 3 लैंग्वेज की कोडिंग करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया। क्लियर है? बात करते हैं कि कितने लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है आपका मार्केट में। तो ये आपका 110 लैंग्वेज, मीन्स 110 लैंग्वेज में अवेलेबल है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए। मीन्स जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ओके, तो इसी तरह से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 110 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन थे और जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई, और आई होप कि आपने उनको नोट किया होगा। और इस लॉकडाउन में हम कंटिन्यू